स्टार्ट करें। जनरल इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 1 है दृष्टि धारा परिपथ का विवरण। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है विद्युत? विद्युत क्या होता है? मतलब जब एक सिंपल सी बात में समझते हैं, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर रगड़ा जाता है तो आवेशित हो जाता है। ठीक है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के ऊपर रगड़ा जाता है तो आवेशित हो जाता है, तो इस गुण को हम लोग विद्युत की संज्ञा देते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। और फिर एक गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि कोई अंबर नामक कोई पदार्थ होता है, उसको जब रेशम की छड़ से रगड़ा जाता था तो वह आवेशित हो जाता था, और जो अंबर पदार्थ है वो रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को या अन्य छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता था। तो उन्होंने इस आकर्षित करने को गुण को ही विद्युत की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। जब अंबर के पदार्थ किसी रेशम के छड़ के कपड़ों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर आकर्षित करने के इस गुण को गिलबर्ट ने 1621 ईस्वी में विद्युत की संज्ञा दी थी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो, किसी चालक में जो सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो किसी परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ दुर्बल आकर्षण बल के साथ बंधे होते हैं, उन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन को यदि थोड़ी सी ऊर्जा दे दी जाए तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर पूरे पदार्थ में विचरण करने लगते हैं। ठीक है, और ये होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अत्यंत दुर्बल आकर्षण जो थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा देने पर अपनी कक्षा को छोड़कर पदार्थ में विचरण करने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों को हम लोग 3 प्रकार में बांटते हैं। तो पहला होता है हमारा चालक, पहला चालक, दूसरा अचालक या कुचालक, ठीक है, दूसरा कुचालक, और तीसरा हमारे पास होता है अर्धचालक। ठीक है, तीसरा अर्धचालक। ठीक है, तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहले चालक पढ़ते हैं। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर अत्यधिक आवेश वाहक गतिमान होते हैं, चालक कहलाते हैं। यह सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो भी चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड परिभाषा है कि चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत छेद लगाने पर अत्यधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। कुचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत छेद लगाने पर अत्यधिक आवेश वाहक गतिमान नहीं होते हैं, तो कुचालक कहलाते हैं। या वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं है, तो कुचालक कहलाता है। अर्धचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनका विद्युतीय गुण मतलब जिनका जो इलेक्ट्रिसिटी का गुण है वो चालक और कुचालक के मध्य का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं के बारे में। ठीक है, चालक वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत छेद लगाने पर अत्यधिक आवेश वाहक गतिमान हो चालक कहलाते हैं। ठीक है, और उसमें एक आंक के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 10⁻29। ठीक है, 10⁻29 बहुत बड़ी राशि होती है, तथा इन पदार्थों की बाहरी कक्षा में संयोजक इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1, 2, 3 होती है। ठीक है, ताकि इन बाह्य ऊर्जा देने पर तुरंत ये चालक कंडक्टर बन जाए। और इनकी प्रतिरोधकता होती है 10⁻³ से 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा दो चालक होता है वो चांदी होता है, पर यह महंगा होने के कारण इसका उपयोग हम लोग नहीं करते, हम लोग तांबे का उपयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी पढ़ेंगे या कुचालक पढ़ेंगे? वे पदार्थ जिन्हें बाह्य वैद्युत छेद लगाने पर अत्यधिक आवेश वाहक गतिमान नहीं होते, अचालक या कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं और इनकी प्रतिरोधकता 10⁻³ से 10⁻18 होती है। मतलब हम इसमें चाहे जितना भी इनको बाहरी ऊर्जा दे दें पर ये कभी चालक नहीं बन सकते। ठीक है, अब पढ़ते हैं अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ जिनका विद्युतीय गुण चालक तथा कुचालक के मध्य का होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों की जो चालकता होती है वो चालकों से कम तथा अर्धचालकों से अधिक होती है। ठीक है, और इनकी प्रतिरोधकता 10⁻-2 से 10⁻+3 ओम मीटर होती है। यदि मतलब इनको बाह्य ऊर्जा हम दे दें थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में तो ये हमारे चालक बन जाते हैं। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में ये चालक हमारे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे जर्मनी और सिलिकॉन। अब पढ़ते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी चालक में आवेश प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में जो आवेश का प्रवाह है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक आई होता इसे आई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, या कूलाम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश t सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा I = Q/T। ठीक है, हम जानते हैं कि Q = Ne होता है, तो Ne का अपन पुट कर देंगे तो I = Ne/T। ठीक है, और यदि T = 1 ले लिया तो I = Q। मतलब यदि किसी चालक में
1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव क्या होता है, इसके लिए डायग्राम समझते हैं। ये हमारा प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, ये एक सिरे पर रखा है। यहाँ बिंदु ओ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ ज्ञात करना है और यहाँ अनंत से, ये हमारा क्या है, अनंत है। यहाँ से हम प्लस क्यू नॉट आवेश को यहाँ लाना है। ठीक है, इस बिंदु पर लाना है, क्योंकि इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये जिस पर आप इतना प्रभाव दिखाएगा, उसी जो जितने बल से इसको प्रतिकर्षित करेगा और इसको लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव इस बिंदु पर कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से अनंत से यहाँ पर बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r है, और ये अनंत पर है, तब इनके बीच की दूरी कितनी है, x है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश जो है, इसका हमने परिमाण इसका कितना मान लिया, एकांक मान लिया। तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जो कि प्लस क्यू है तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट होगा। ठीक है, तो प्लस क्यू मतलब परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब ठीक है, देखिए यही डायग्राम वहाँ पे भी बना है। यदि क्यू कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र लाने W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q, इसका मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, सेम वही प्रोसीजर है। अब बस यहाँ पे प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, हमको दो बिंदुओं के मध्य, अब यहाँ पे बिंदु ए ले लिया, यहाँ पर बिंदु बी ले लिया, हम इसको अनंत से ही ला रहे हैं, प्लस क्यू नॉट, इसको पहले यहाँ लाएंगे फिर यहाँ से यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो हमको ये हो गया मान लीजिए V1 और ये हो गया V2, इसको A दे देते हैं, इसको B देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे विभव कितना था, VB माइनस V, क्योंकि विभव पतन हो रहा है ना, विभव का घटना हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है विभव। अब इसमें डिफरेंस क्या बनेगी, प्लस क्यूब एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गया करो उन बिंदुओं को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, और इससे V1 माइनस V2 बराबर W/Q0 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल। ये हमने पढ़ा सर्किट के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, ये जो विद्युत वाहक बल है ये सेल में होता है। तो विद्युत वाहक बल, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को सेल में प्रवाहित करने में किया, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज भी यह एक प्रकार का विद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होता है, तथा चालक में धारा प्रवाह की दशा को निश्चित करता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए विद्युत धारा बह रही है तो उसके मार्ग में कुछ रुकावटें आएंगी, उससे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आदमी कोई काम करता है तो उसके मार्ग में रुकावटें आती हैं तो वो आप बोल सकते हैं कि वो भी कोई प्रतिरोध ही है। सिंपल भाषा में इसको हम राक्षस भी बोल सकते हैं। जो प्रतिरोध होता है ये एक प्रकार का राक्षस होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के कुछ नियम होते हैं। प्रतिरोध कौन से नियम, किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा, पदार्थ का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुपाती है, और पदार्थ का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है वो चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध जो चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आर तो आर प्रोपोर्शनल टू L/A, तो आर बराबर रो L/A, जहाँ रो क्या है, रो एक नियतांक है जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ से रो का मान निकाला जाए तो रो बराबर R L/A, यदि L बराबर 1 मीटर और A बराबर क्षेत्रफल उसका 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए तो रो बराबर R। यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन परिभाषित कर सकते हैं। यदि एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है वही हमारे विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। चालकता क्या होती है, चालकता सिंपली बात है, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक मो होता है, इसका मात्रक मो मीटर होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं श्रेणी क्रम।
प्रतिरोधों का संयोजन बना के आपको दिखाते हैं। ये ठीक है, ये हमारा ये R1 प्रतिरोध, ये R2, ये R3, ये R3, ये R2, ठीक है। यहाँ से धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके सिरों पर विभवांतर V2 और इसके सिरों पर विभवांतर V3, ठीक है। बस ये हमारा V वोल्टेज है टोटल। अब यहाँ पे हम लोग इसको माना R1, R2, R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके सिरों पर विभव क्रमशः V1, V2, V3 हैं। हमें इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। ये इतना सिंपली हमने मान लिया। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जुड़े हैं, इनके सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3, हमें इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिरोध की परिभाषा अनुसार क्या होता है, V1 बराबर I1, V1 बराबर IR1 क्योंकि करंट सेम है, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। और यदि A व B के मध्य विभवांतर टोटल V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जो टोटल वोल्टेज होगा वो तीनों वोल्टेज का सम होगा, ठीक है। तो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो इसमें I कॉमन ले लेंगे, V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यदि A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो V बराबर IR और V का मान वहाँ पे रख देंगे तो IR बराबर ये I से I यहाँ पे कट जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते समांतर क्रम में क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3 और जो वोल्टेज होगा वो तीनों में सेम होगा, ठीक है। जो वोल्टेज होगा तीनों में सेम होगा। यहाँ पे करंट इसमें I1 बहेगी, इसमें I2 बहेगी और इसमें I3 बहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके सिरों पर वोल्टेज V है, ठीक है। इनके प्रत्येक के सिरों पर वोल्टेज V है तथा R1 प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 तथा R2 प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 तथा R3 प्रतिरोध में बहने वाली धारा I3 है, ठीक है। जो माना है वही पढ़ लेते हैं एक बार। माना R1, R2, R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में एक दूसरे जुड़े हैं तथा इनमें प्रभावित धारा I1, I2, I3 तथा प्रत्येक सिरों के बाद वोल्टेज V है, ठीक है। बिंदु C पर तीनों धाराएं मिल रही हैं तो हम जानते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे मान रख देंगे I1 बराबर क्या होता है, I1 बराबर V अपन R1, I2 बराबर V अपन R2, I3 बराबर V अपन R3। तो रख देंगे I बराबर V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। तो I बराबर V अपन R1 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, ठीक है। I का मान यदि A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो, ठीक है, तब I बराबर V अपन R, इसका मान इसमें पुट करेंगे तो V अपन R बराबर, तो ये V से V कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 अपन R बराबर 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2, ठीक है। पढ़ते ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरे पर लगाया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है, ठीक है। वो एक नियतांक होता है, यही ओम का नियम है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरे पर लगाए हुए विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं का ओम का नियम केवल रेखीय परिपथों के लिए लागू होता है, अरेखीय परिपथों के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, ओम का नियम केवल चालक पदार्थों पर लागू होता है, अचालक और मिश्र धातुओं पर लागू नहीं होता, ठीक है। और क्या है, सभी वैद्युत अपघट्यों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट है इसका, द्विधातु पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव ऐसा होता है कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। और जो किसी मिश्र धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है परंतु चालक के मुकाबले थोड़ा सा कम बढ़ता है। और जो कुचालक पदार्थ होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, उनका तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटने लगता है, ठीक है। और जो अर्धचालक होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध कभी बढ़ता है, कभी घटता है, फिर कभी बढ़ता है, फिर कभी घटता है, मतलब क्रिया अनियमित होती है, ठीक है। तो वही लिखा है, वही देख लेते हैं। इस धातु का ताप बढ़ाने पर बढ़ता है परंतु चालक के पीछे थोड़ा सा कम बढ़ता है, ठीक है। विद्युत रोधियों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ठीक है। और क्या है, रासायनिक विलयनों में विद्युत प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटने लगता है, ठीक है। और अर्धचालक में तापमान बढ़ने घटता है परंतु यह क्रिया अनियमित होती है, ठीक है। ये ग्राफ देख सकते हैं, चालक में ऐसा, विद्युत में ऐसा और अर्धचालक में ऐसा, ठीक है। पढ़ते हैं प्रतिरोध का ताप। किसी चालक के पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे ताप गुणांक बोलते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब
प्रति सेकंड होता है, ठीक है, डिग्री प्रति सेकंड होता है, ठीक है। माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध RT, तब प्रतिरोध में हुई वृद्धि कितनी हुई, RT माइनस R0, ठीक है। तो हमारा निष्कर्ष निकल के क्या है, निष्कर्ष निकल के RT माइनस R0 बराबर प्रोपोर्शनल टू R0T। तो यहाँ से हम इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं ताप गुणांक। अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा बराबर आ गया RT माइनस R0 अपॉन R0T इंटू डिग्री प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ठीक है। संधारित्र के आवेश को संग्रहित करने के गुण को उसकी धारिता कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक फैराड होता है, इसे C बराबर Q अपॉन V, और इसकी ऊर्जा कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई D, ठीक है। और ये क्या होती है, ये जो संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेट के क्षेत्रफल के अनुपाती तथा प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये देखिए, और प्लेटों के बीच के उपस्थित माध्यम पर भी निर्भर करता है, जो संधारित्र की धारिता है उनके माध्यम पर भी निर्भर करता है। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। अब पढ़ते संधारित्र का संयोजन, सेम वही काम है, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, V1 V2 V3। यहाँ पे हम Q चार्ज देंगे, यहाँ से V वोल्टेज है, यहाँ पे से Q चार्ज निकलेगा, यहाँ पे Q चार्ज निकलेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, इनके सिरों पर वोल्टेज V1 V2 V3 है, हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वही लिखा है। तो V बराबर टोटल वोल्टेज कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और V बराबर Q अपॉन C, C बराबर QV से निकाला, V1 अपॉन Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। फॉर्मूले पुट करेंगे तो Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, Q कॉमन लेकर के काट देंगे तो 1 अपॉन C1 बराबर 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। अब पढ़ते समांतर क्रम में, समांतर क्रम में भी वही होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और फिर ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, यहाँ पे चार जाएगा Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा Q चार्ज जाएगा टोटल। तो क्या बोलेंगे, C1 C2 C3 3 संधारित्र एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इनमें Q1 में और इनमें बहने वाली जो आवेश है वो Q1 Q2 Q3 है, तथा और इनके सिरों पर वोल्टेज V है, ठीक है। तो वही जो लिखा है पढ़ते हैं। हमारा संधारित्र 3 धारिता C1 C2 C3 है, एक विभवांतर V और प्रत्येक में प्रवाहित आवेश Q1 Q2 Q3 है, ठीक है। टोटल आवेश कितना प्रवाहित होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो Q बराबर C होता है, तो और Q1 बराबर C1V C2V और C3V, क्योंकि V कांस्टेंट है, ओके। और यदि टोटल धारिता C हो तो CV बराबर, तो यहाँ से C कॉमन लेकर के काट देंगे, V से V कट जाएगा, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है, प्रथम नियम, किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पे जितनी भी धारा आ रही हैं, I1 I2, और ये इसको अगर I3 और ये I3 ले लें, I4 और ये I5, इसको इधर कर दो, ठीक है। इन सभी धाराओं का इस बिंदु पर बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। यही हमारा किरचॉफ, जो संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि से विपरीत जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। और यह आवेश के नियम का पालन करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर पर। द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम होता है किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा किरचॉफ लॉ खत्म हो गया। आज की यही टॉपिक हमारा समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है।